हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज 22nd सेशन है। आज अपना सेकंड चैप्टर 11th एनसीईआरटी से जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका 5th पार्ट हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम का सेकंड सेशन आज हम लोग लेंगे। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था यानी पार्ट 4 इस 11th चैप्टर का, जिसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन देखा था, वो ज़रूर देखो, बिकॉज काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हम वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ इसको। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। सबसे पहला था क्राइजोफाइट्स, सेकंड था डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, चौथा प्रोटोजोन्स और पांचवा स्लाइमोल्स। बेसिक कंसेप्ट ये था कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फिर चाहे उनका हैबिटेट या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैसे भी हो, उन सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स ये दोनों प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, बिल्कुल एनिमल में जैसे कैरेक्टर्स होते हैं वैसे कैरेक्टर्स इनमें है। स्लाइमोल्स फंगाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्रोटोजोन्स एनिमल्स हो गए, क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स प्लांट लाइक हो गए। अब ये जो यूग्लिना है, इस यूग्लिना में प्लांट और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, क्योंकि जब लाइट प्रेजेंट होती तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और नहीं होती तब ये प्रीडेटर्स बन जाते हैं। इसलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बेसिक समरी है प्रोटिस्टा किंगडम की। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स दोनों डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोन्स और स्लाइम मोल्ड्स। तो बेसिक जो इनके कैरेक्टर्स है वो आप यहीं पे समझ लो। प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, स्लाइम मोल्ड्स फंगाई लाइक प्रोटिस्ट्स और यूग्लिनॉइड्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। तो अब हम यहाँ पे इनको डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स। अब जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब ऑइड सफिक्स यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है लाइक, यानी उसके जैसा। तो यूग्लिनॉइड्स का मतलब क्या हो गया? यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इसी किंगडम में पुट किया गया है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके कैरेक्टर्स प्लांट जैसे भी हैं और एनिमल जैसे भी रहते हैं। ये मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलेंगे। स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी। एक होता है ना, जैसे लेक का पानी हुआ, पॉन्ड का पानी हुआ, वो रुका हुआ पानी रहता है। एक होता है रनिंग वाटर, जैसा कि नदियों में हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे। अब प्लांट्स में होती है सेल वॉल और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। अब यूग्लिना के पास में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, मैंने कहा ना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये। इनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल वॉल की जगह एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है, और इसी लेयर की वजह से इनका बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब ये देख लो आप, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, अब ये यूग्लिना, ये एक सिंगल सेल है, ये पूरा सिंगल सेल्ड बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इनके ऊपर ये जो लेयर देखने को मिल रही है आपको, इसको कहा जाता है पेलिकल, और ये प्रोटीनिशियस लेयर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्राइजोफाइट्स पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े। पहले जो 2 ग्रुप थे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, जबकि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसमें खास बात ये है कि इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। यहाँ जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पर, ये एक लॉन्ग फ्लैजिला है। अब ये एनसीईआरटी का पिक्चर है और एनसीईआरटी ने अपने पिक्चर में यहाँ पर एक शॉर्ट फ्लैजिला दिखा रखा है। बट बाकी जो आप जितने भी पिक्चर्स देखोगे यूग्लिना के उनमें आपको एक ही जो है बड़ा सा फ्लैजिला दिखा रखा होता है, लॉन्ग फ्लैजिला के नाम पे। शॉर्ट फ्लैजिला बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि इतना छोटा होता है कि वो करीब करीब यहाँ इतना सा साइज़ का, तो इतना क्लियर दिखाई नहीं देता इसका शॉर्ट फ्लैजिला। इसलिए आपको जो मैक्सिमम पिक्चर्स देखने को मिलेगा यूग्लिना में, उसमें आपको एक लंबा फ्लैजिला ही देखने को मिलता है। चलिए फिर, जैसा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब सनलाइट अवेलेबल होगी तो यूग्लिना फोटोसिंथेसाइज कर लेता है, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है, ये प्रीडेटर बन जाता है और छोटे ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करता है। ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात है यूग्लिना की।
और यही रीज़न है कि यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें इनमें, तो जो हायर प्लांट्स में अपने को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, वो इनमें प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। अब मैं पहले ही बता दूं आपको, देखो मोल्ड्स, ये जो वर्ड होता है ना मोल्ड्स, ये बेसिकली फंगाई को ही रिप्रेजेंट करता है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था कि स्लाइम मोल्ड्स यूनिसेलुलर, जितने भी फंगाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर, उन सबको जो है प्रोटिस्टा किंगडम में एक ग्रुप स्लाइम मोल्ड्स में रखा गया है। अब बिकॉज ये फंगाई लाइक ऑर्गेनिज्म है तो एक बात तो पहले ही क्लियर हो गई कि ये सारे के सारे सेप्रोफाइटिक है, यानी जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उस पर सर्वाइव करते हैं। अब जैसे समझ लो एक छोटा सा लीफ गिरा है कहीं पे, तो इस लीफ पे स्लाइम मोल्ड्स की ग्रोथ होती है, इस लीफ का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, यानी इनकी बॉडी के बाहर डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर की तरफ आते हैं यहाँ पे लीव्स पे, ये सब में होता है। जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ना, उन सब डिकम्पोजर्स में यही ही सिस्टम होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं आउट ऑफ द सेल। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन यहाँ जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद में ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल जब इनऑर्गेनिक में या सल्यूबल स्मॉल फॉर्म्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, तब ये ऑर्गेनिजम्स इसको जो है एब्जॉर्ब अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका डिकम्पोजिशन होता है। ये एक एनसीईआरटी का पिक्चर जो उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स के लिए शो किया था, सिंपल सा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लाइम मोल्ड्स का वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। स्लाइम मोल्ड्स को जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ग्रोथ की, तभी स्लाइम मोल्ड्स का जो एक एग्रीगेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक बड़ा सा एग्रीगेशन बन जाता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। एग्रीगेशन मतलब आप ऐसा समझ लो कि बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा होके एक यूनिट बना लेते हैं बड़ी सी, जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो ग्रोथ करती है और बहुत लंबा, मतलब कई फीट तक ये एक लंबा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम को आप कंफ्यूज नहीं करोगे मलेरियल पैरासाइट के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी प्लाज्मोडियम ही कहते हैं, और वो ये नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा किंगडम में ही आता है, जिसके बारे में हम लोग आज ही स्टडी करेंगे। तो इस प्लाज्मोडियम को उस प्लाज्मोडियम के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको येलो दिख रहा है ये पूरा प्लाज्मोडियम है। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो बहुत ग्रोथ होती है इन स्लाइम मोल्ड्स के। अब कुछ टाइम बाद जब वापस अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, अब देखो यहाँ पर अब जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज़ केवल आपको यहाँ काम नहीं आएगी, ये आपको आगे किंगडम फंगाई में और लोअर प्लांट्स में, लोअर एनिमल्स में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बिहेव करते हैं ताकि उन अनफेवरेबल कंडीशंस को काउंटर किया जा सके। आपको याद हो तो हमने मोनेरा किंगडम में पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये बैक्टीरिया एक स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं। उस बैक्टीरिया के चारों तरफ एक बहुत ही रेजिस्टेंट वॉल बन जाती है और ये वॉल उस बैक्टीरिया को जो अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उसको बचा के रखती है उस अनफेवरेबल कंडीशन से, और वो बैक्टीरिया उस स्पोर के अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करता रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो स्पोर का वॉल फटेगा और सारे बैक्टीरिया वापस बाहर आते हैं और ग्रोथ करने लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये प्लाज्मोडियम में डिफरेंशिएशन होगा और ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जिनके अंदर अगेन स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है। सेम कंसेप्ट आपको फंगाई में और लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा। ये एक फ्रूटिंग बॉडी है। अब बात को समझें, टेक्निकली इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। देखो, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो हम लोग खाते हैं, एप्पल, मैंगो। अब ये फ्रूट्स बेसिकली ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको बताइए। तो ये एंजियोस्पर्म फ्रूट्स क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि देखो क्या होता है कि इन फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है सीड्स। बिल्कुल। अब एनिमल्स इन फ्रूट्स को इन प्लांट्स से तोड़ते हैं और उन फ्रूट्स का कंजम्पशन करते हैं और बाद में उसमें से जो सीड्स निकलते हैं उनको फेंक देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन सीड्स का होता है डिस्पर्सल।
सीड्स दूर दूर पहुंचते हैं, वहाँ पर भी वो ग्रोथ करते हैं। इसकी वजह से इन प्लांट्स का आगे धीरे धीरे रिप्रोडक्शन होता रहता है, उनका नंबर इंक्रीज होता रहता है। तो फ्रूट्स एक तरीका है जिससे सीड्स का डिस्पर्सल होता है। अब होगा क्या, अब ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके इस पार्ट में यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट है इनके अंदर, ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। जैसे फ्रूट्स में सीड्स प्रेजेंट है और इन फ्रूट्स की वजह से सीड्स का डिस्पर्सल होगा, वैसे इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। समझ में आई चीज़। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये स्पोर्स, इन स्पोर्स का एयर की वजह से डिस्पर्सल होता है। हवा चलती है तेज, तो ये स्पोर्स इन फ्रूटिंग बॉडी से अलग होकर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब ये स्पोर्स चले जाते हैं कहीं और, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। इनके पास ट्रू रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट होती है जो इनको एक अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। इनफैक्ट ये स्पोर्स एडवर्स कंडीशन में कई सालों तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये स्पोर्स वापस से रीजनरेट करते हैं और इनकी वजह से स्लाइम मोल्ड्स का वापस जो है ग्रोथ होने लगता है। तो इस तरह से स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल चलती रहती है और स्लाइम मोल्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने लगते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है फ्रूटिंग बॉडी का, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट प्लांट्स में भी जब आप पढ़ोगे, लोअर प्लांट्स में भी फ्रूटिंग बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, आप देखो कि एवोल्यूशन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ, लेकिन जो बायोलॉजी के टर्म्स थे उनको कुछ इसी तरह से रखा गया कि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे कि एंजियोस्पर्म में बात करते हैं हम लोग, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। उस फ्लावर के अंदर आप पढ़ते हो एंथर, याद है? तो और एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर्स, बिल्कुल। और इन माइक्रोस्पोर्स से आपको पता होगा पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आप पोलन ग्रेन्स में पढ़ते हो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर एक एक्साइन नाम की लेयर प्रेजेंट होती है। ये जब फेवरेबल कंडीशन इन पोलन ग्रेन्स को मिलेगी तो ये वापस से रीजनरेट हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी उनका नाम क्या रखा गया? माइक्रोस्पोर्स। तो जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को आप जितना अच्छे से समझोगे और पूरे बायोलॉजी को इंटर रिलेट करते जाओगे तो बायोलॉजी आपके लिए एक बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगी। वापस से बता देता हूँ, स्लाइम मोल्ड्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इनका अच्छा ग्रोथ होता है। इतना अच्छा ग्रोथ होता है कि बहुत बड़ा एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पे वापस रीजनरेट होकर स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से स्लाइम मोल्ड्स का एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के नाम में ही मैं एक बार अगर आपको बताऊं तो प्रोटो वर्ड यूज़ होता है प्रिमिटिव के लिए। जब भी हम लोग प्रोटो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो आप समझ लेना कुछ प्रिमिटिव तरह की चीज़ें हैं या उनके बारे में बात होगी। और ZOO जू वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स के लिए। तो प्रोटोजोन्स का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव एनिमल्स, जैसा हमने सबसे पहले स्लाइड में डिस्कस किया। तो जितने प्रिमिटिव एनिमल्स हैं सारे प्रोटोजोन्स हैं। उन यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे प्रोटोजोन्स वाली कैटेगरी में आते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटोजोन्स को विटेकर ने एनिमल किंगडम में नहीं रखा है, ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आएंगे। अब बिकॉज एनिमल लाइक बिहेवियर है इनका, तो ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होंगे, या तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे को अपना शिकार बनाते हैं तो प्रीडेटर्स कहलाएंगे, और नहीं तो ये दूसरे एनिमल्स के अंदर सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पैरासाइट्स। प्रोटोजोन्स में हम बेसिकली 4 ग्रुप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स, अमीबॉइड। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में सीलिया प्रेजेंट है तो पैरामीशियम सीलिएटेड बोलते हैं इनको। तीसरा वो जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इनको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं। और चौथा जिनकी लाइफ में एक स्पोर लाइक स्टेज आती है जो इन्फेक्शियस स्टेज है इनकी, इसलिए इनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम अलग है और स्पोरोजोन्स किंगडम का प्लाज्मोडियम अलग है। इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है।
प्रोटोजोन्स को एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स का एवोल्यूशन यहीं से शुरू हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी ऐसे प्रोटोजोन्स जो अमीबा के जैसे होते हैं। और एग्जांपल आपको पता ही है अमीबा, और ये देखो आप अमीबा बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इस तरह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है ये देखो आप किस तरह से अमीबा की ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। अब जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होके इस तरह से जो है सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती रहती है, अपना शेप चेंज करता रहता है, सूडोपोडिया बनता रहता है। ये यहाँ पे आप देखो किस तरह से ये इमेज अपने को क्लियर सूडोपोडिया फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएंगे, मराइन वाटर में देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ तक कि मॉइस्ट सॉइल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये ड्राई सॉइल में प्रेजेंट नहीं होंगे कभी भी। इनका मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ये देखो आप क्लियर दिख रहा है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से अमीबा मूव भी करता रहता है, और उसके साथ साथ अपने प्रे को, शिकार को कैप्चर करने का काम भी इसी सूडोपोडिया से होता है। सूडो जो वर्ड है बायोलॉजी में वो फॉल्स के लिए यूज़ होता है, और पोडियम वर्ड फीट को रिप्रेजेंट करता है, पाँव को, तो फॉल्स फीट कहते हैं इनको। इन्हीं की वजह से इनका मूवमेंट होता रहे और प्रे को कैप्चर करता है। देखो सूडोपोडिया की हेल्प से कैसे प्रे कैप्चर कर सकते हैं, ये देखो आप, ये अमीबा और ये इसका प्रे। तो जब अमीबा अपने प्रे के पास आता है तो ये देखो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इलोंगेट करती रहती है इस तरफ और सेम इस तरफ, सूडोपोडिया बन गए, दो सूडोपोडिया इस प्रे के दोनों तरफ बन गए, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये प्रे अब इस सेल के अंदर एंटर कर गया। अंदर आने के बाद में फूड वैक्यूल बन जाएगा, और उसके बाद आपको पता ही है कि साइटोलॉजी में आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेम इस तरह का कंसेप्ट हमारी बॉडी में भी होता है जिसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। आपने पढ़ा होगा डब्ल्यूबीसीज, मैक्रोफेजेस, ये पैथोजेंस को कैसे मारते हैं, डेड सेल्स को कैसे ख़त्म करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करके। सेम कंसेप्ट फैगोसाइटोसिस में भी यूज़ होता है। चलिए फिर कुछ अमीबॉइड के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो मराइन फॉर्म्स हैं इनके, जो आपको सी वाटर वगैरह में देखने को मिलते हैं, इनके सरफेस पे सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है, जो इनकी कवरिंग होती है वो सिलिका की बनी होती है। अमीबॉइड वाले ग्रुप में अमीबा के अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है एंट अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा। और यहाँ देखो आप, ये जो वर्ड है ना ENT, एंट, ये वर्ड एक्चुअली इंटेस्टाइन के लिए यूज़ होता है। आप देखना इंटेस्टाइन के लिए एंटेरिक वर्ड यूज़ होता है, एंटेरिक, एंटेरो। तो एंट अमीबा इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये ह्यूमन इंटेस्टाइन्स का पैरासाइट है। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट की तरह ग्रो करता है और एक डिजीज़ कॉज करता है, जस्ट इसलिए इसका ऐसा नाम है। चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये आप पिक्चर्स देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ये फ्लैजिला, ये फ्लैजिला, एक सिंगल लंबा सा फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है एक प्रोटोजोन की जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा, और ये ट्रिपेनोसोमा ह्यूमन बींग्स में एक डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अभी स्लीपिंग सिकनेस नाम से ऐसा लगता है कि ये सोने की बीमारी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये डिजीज़ डेवलप होती है तो ऐसे पेशेंट्स को ना रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए रात को नींद लेना, और फिर जब रात को बिल्कुल नींद नहीं रहती तो ये दिन भर सोते रहते हैं। यानी आप बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि इनकी जो स्लीप वेक साइकिल है, यानी सोने और जगने की साइकिल ही बुरी तरीके से प्रभावित होती है, इसलिए इसको ट्रिपेनोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्री लिविंग है, तो कुछ पैरासाइट्स हैं जैसे कि ट्रिपेनोसोमा, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास में सीलिया प्रेजेंट होता है। ये एक आप पिक्चर देख लो, देखो किस तरह से आपको बहुत सारे सीलिया इनकी बॉडी पर देखने को मिलेंगे। ये पैरामीशियम का पिक्चर है, बहुत सारे सीलिया। इसके अलावा इनके अंदर इसी सेल में एक अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होता है। ये देखो आप यहाँ पर, इसको गलेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गलेट। और ये बेसिकली जैसे हमारे लिए माउथ होता है ना, वैसे ही बिहेव करता है इनका गलेट। इस गलेट में भी देखो आपको सीलिया दिख रहे होंगे। अब बेसिकली गलेट क्या करता है कि जैसे ही प्रे इसके पास में आता है
तो ये इन सीलिया के मूवमेंट की वजह से प्रे यहाँ पे अंदर घुस जाता है। जैसे समझो ये आप ऐसा समझ लो कि ये प्रे यहाँ पे आया, तो अभी सीलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसको ढकेल देते हैं इस तरफ, समझ रहे हो। तो फिर ये इस तरह से सेल में एंटर कर जाएगा, फिर इसका धीरे धीरे डाइजेशन हो जाता है। तो इसको गलेट कहा जाता है, जो माउथ की तरह इनके लिए काम करता है। अब इनके अंदर हज़ारों सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका एक्टिव मूवमेंट होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इनमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको गलेट कहा जाता है, जो कि सेल सरफेस के बाहर ओपन होता है, ठीक है। और इनके अंदर जो सीलिया के रोज प्रेजेंट है, उनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने की वजह से पानी के साथ में इसका जो फूड है वो अंदर एंटर करता है गलेट में और उसके सेल में एंटर कर जाता है। तो ये कंसेप्ट था सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स वो प्रोटिस्टा में वो प्रोटोजोन जिनकी लाइफ में एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है, ठीक है, स्पोर लाइक स्टेज आती है, उनको स्पोरोजोन्स कहा जाता है। अब इन्फेक्शियस स्टेज का मतलब क्या हो गया, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। आप लोग क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ में प्लाज्मोडियम पढ़ोगे मलेरिया में, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। तो जब आप मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो उस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में आप ये पढ़ोगे कि इसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है स्पोर लाइक स्टेज, और यही स्टेज इन्फेक्शियस होती है। ह्यूमन बींग्स में जब प्लाज्मोडियम एंटर करता है तो वो एंटर करता है इसी इन्फेक्शियस स्टेज में, ठीक है। इसको स्पोरोजोइड कहा जाता है, उस इन्फेक्शियस स्टेज को कहा जाता है स्पोरोजोइड्स। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ मैं, यानी प्लाज्मोडियम कौन से स्टेज में ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम है स्पोरोजोइड, और यही रीज़न है कि इसको स्पोरोजोन्स कहा जाता है। ये पिक्चर देखो आप, ये ह्यूमन आरबीसीज और ये जो साथ में दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ये सब हैं आपके मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम। ये देखो यहाँ पे, आपको पता ही होगा प्लाज्मोडियम जो है बाद में ब्लड में एंटर कर जाता है, लीवर और ब्लड, यहाँ पे दो जगह पे इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ये प्लाज्मोडियम का बेसिक स्ट्रक्चर और मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया बेसिकली एक फीवर है। तो स्पोरोजोन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरियल पैरासाइट, और ये ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कॉज करता है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोटिस्टा किंगडम। आप लोगों को आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लेता, बिकॉज हमारा पहला मकसद क्या है कि एनसीईआरटी क्लियर करना है। देखो मैं बार बार आपको हर बार यही बोलूँगा कि जितना अच्छे से एनसीईआरटी कर लोगे बाद में परेशान नहीं होगे। आपका सिलेक्शन एनसीईआरटी ही करवाएगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। अगर आपको एनसीईआरटी दोनों बुक्स बहुत अच्छे से आती है तो बिलीव मी आप इजीली बायोलॉजी में 360 स्कोर कर सकते हो बहुत आराम से, बट बेशर्ते आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे से आनी चाहिए। और केवल रटना नहीं है, चीज़ों को जितना समझोगे उतना लंबे टाइम आपको वो याद भी रहेगी, प्लस अगर कोई क्वेश्चन घूम फिर के आता है तो आप इजीली उसको श्योरली आराम से कर लोगे। रटने बैठोगे क्वेश्चन घूम के आएगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग।